Hello everyone, this is Sakshi Singhal, first year BDS student from Shubharti Dental College and Hospital. Scored 91% in my board exam. आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप क्लास 9, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास में हैं तो ये वीडियो आज की आपके लिए होने वाली है। बेसिकली इस वीडियो के बनाने का मेन पर्पस है कि मैं 10th और 12th क्लास के बच्चों को बता पाऊँ कि आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किस तरीके से करना है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अच्छा स्कोर करना चाहते होंगे और वो प्रीवियस ईयर्स यानी कि पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर आप कुछ मिस्टेक्स कुछ बच्चे शायद हो सकता है कि वो कर रहे हो। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी कि क्या चीज़ें आपको इस टाइम पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर करते हुए ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन पेपर मतलब आपको आता है, आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी हुई है, लेकिन आप टीचर को वो चीज़ नहीं दे पा रहे हो अपनी आंसर शीट के अंदर जो टीचर आपसे चाहता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में दे रखा है तो आपको उसको एक्सप्लेन किस तरीके से करना है। आपको नॉलेज सारी है, आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की नॉलेज सारी है, आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन की नॉलेज सारी है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन की आपको सारी नॉलेज है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, आपको किस तरीके से अपने को टाइमिंग को वहाँ पे मैनेज करना है। जितने भी आपके 2 घंटे 3 घंटे आपका एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होने वाली है, जो आपका ड्यूरेशन होने वाला है, उसे आपको किस तरीके से मेंटेन करना है। ये आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इसीलिए करने को कहा जाता है कि जिससे कि आपकी अभी की प्रैक्टिस हो जाए और आप जहाँ इस टाइम पे जैसे क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर रहे हो वहाँ पर आप उस टाइम पे उसी तरीके से क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस कर मेरे पास आज आपके लिए एक क्लास 10th का साइंस का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी। मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊंगी कि आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये लिखना है, कोई इस तरीके से वीडियो नहीं होने वाली। ये सारे सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है और स्पेशली ये 10th क्लास के बच्चों के लिए मेन जो एग्जाम होते हैं जैसे कि साइंस का, मैथ्स का, और 12th क्लास के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, इनके सबके लिए ज़्यादा अप्लाई होता है क्योंकि ये आपके हार्ड सब्जेक्ट्स होते हैं। इनके अंदर आपको मार्क्स लेने में टीचर से थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपको टाइम भी मिलता है उसे रीड करने का 15 मिनट्स 20 मिनट जो भी आपको मिलता है, सीबीएसई बोर्ड के अंदर मिलता है। मुझे यूपी बोर्ड का अच्छे से नहीं पता कि एक्चुअल में मिलता है नहीं मिलता। वो 15 मिनट्स ऐसी होती है, टीचर्स आपको क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, आपको आंसर शीट नहीं मिलती। टीचर्स कहते हैं कि आपको जो आपको क्वेश्चन पेपर है उसको रिवाइज करना है, देखना है कि मतलब पढ़ना है कि आपको क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता। वो आपको 15 मिनट्स रीडिंग टाइम दिया जाता है, तो आपको उसे रीडिंग टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, उसे बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती हैं। अगर वो आपको 1% नहीं भी देती है, आपका बोर्ड आपको नहीं दे रहा है तो आपको क्या करना है, जैसे आपको टीचर आपको क्वेश्चन पेपर दे देता है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। बिना क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पेपर आपको मिले, चाहे वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस, मैथ्स 10th क्लास वालों के लिए किसी भी सब्जेक्ट का हो, और अगर आप 9th और 11th क्लास में भी हैं, अगर आपके स्कूल वाले एग्जाम्स ही हो रहे हैं, स्कूल एग्जाम्स होम बोर्ड भी कह देते हैं, अगर आपके वो वाले एग्जाम्स भी हो रहे हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले उसे रीड करो। ये आपकी फर्स्ट टिप है। सेकेंड टिप जो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एक एग्जामिनर की वे से देखना है। जब आप कभी भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो, आप अभी घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपको ये चीज़ अभी से अप्लाई करनी है, तभी आप वहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में वो चीज़ जाकर अप्लाई कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिला, आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको क्वेश्चंस फर्स्ट नंबर से अच्छी तरीके से आते हैं या फिर आपको क्वेश्चन पेपर जो आपका पीछे से है, जो आपके 5 मार्क्स के 6 मार्क्स से जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको वहाँ से ज़्यादा अच्छी तरीके से आते हैं। अगर आपको पेपर स्टार्टिंग से अच्छी तरीके से आता है तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से आप देखेंगे कि मुझे फर्स्ट आता है, सेकेंड आता है, थर्ड, फिफ्थ, आपको 8 तक बहुत अच्छी तरीके से आते हैं, तो टीचर का एक माइंड का फ्लो बन जाता है कि इस बच्चे को तो पेपर अच्छी तरीके से आता है, जो वो स्टार्टिंगली चेक कर रहा होता है एक फ्रेश माइंड से, हर बच्चे की फ्रेशली कॉपी। अगर आपकी स्टार्टिंग में ही गलतियां निकल जाएंगी तो टीचर का माइंड इस तरीके से सेट हो जाएगा कि ये बच्चा या तो एवरेज है या इस बच्चे को इतना नहीं पता इस क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन के बारे में, या फिर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। अदरवाइज अगर आपको कोई आपका सब्जेक्ट वीक भी है तो आप उसी में ये चीज़ भी अप्लाई करें। स्टार्टिंगली हमेशा वही चीज़ें करें, या तो क्वेश्चन पेपर पीछे से स्टार्ट करें या क्वेश्चन पेपर स्टार्टिंग से स्टार्ट करें। ये आपकी फर्स्ट टिप है। जहाँ से भी आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट कीजिएगा। थर्ड टिप इज, आपकी थर्ड टिप क्या है,
आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सीक्वेंस में रखना है। कभी भी आपको टीचर के नज़रिए से देखिए, आपका जो टीचर होता है, जो आपका एग्जामिनर होता है, जो आपकी बोर्ड की कॉपीज चेक करता है, उसको नहीं पता आप कौन है, क्या हैं। आप अपनी क्लास में टॉपर भी हो सकते हो, आप अपनी क्लास में एवरेज भी हो सकते हो, उसे कुछ नहीं पता। उसके लिए एक अननोन बच्चे की कॉपी है, जो उसे कॉपी मिली है, उसे चेक करनी है। तो क्या होता है कि टीचर्स हमेशा, जब उनके पास एक आंसर वो भी होती है, मतलब एक कॉपी होती है जिसके अंदर से वो चेक कर रहे होते हैं कि ये आंसर्स होंगे, मतलब एक बुक वगैरह में से जिसमें से भी वो चेक कर रहे होते हैं, एक सीक्वेंस में आंसर उनके पास लिखे होते हैं कि 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये। अगर उन्हें पता है कि 1 का उन्होंने चेक करा, 5 का फिर उन्होंने 2, 3 चेक करा, बच्चे ने एकदम से बीच में ला दिया 10th क्वेश्चन, 5 के बाद डायरेक्टली 10th क्वेश्चन पे बच्चा जंप कर गया, तो टीचर को बीच में स्किप करके फिर 10th पे आना पड़ेगा। 10th के बाद आप आ गए एकदम से 13th क्वेश्चन पे, आपको नहीं आता, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा, फिर से स्किप करना पड़ेगा। टीचर बार बार आपको अगर ऐसे स्किप कर करके आपके क्वेश्चन को चेक करेगा, टीचर कहीं ना कहीं एक मेंटली ये चीज होती है, टीचर इस चीज से इरिटेट हो जाते हैं कि क्या इस बच्चे ने क्या छोड़ छोड़ के कुछ करा रखा है। आपके जो मार्क्स हो रहे होते हैं, जो अगर आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन सही भी करा है ना, तो वहां पे भी आपका कट लग जाता है, क्योंकि टीचर का एक माइंडसेट हो जाता है कि इसे तो पेपर आता ही नहीं है, या फिर इसने अच्छी तरीके से इसने पढ़ा नहीं है। एक तरह से टीचर का माइंडसेट हो जाता है। जब टीचर को इतना शॉर्टली तरीके से दिख रहा होता है कि अच्छा इस बच्चे को आता है, इसने शायद पीछे से स्टार्ट करा है, ओके 32 क्वेश्चन से इसने स्टार्ट करा है, 32 के बाद 30 जो भी आपको 29, 28, अगर आपने पीछे से स्टार्ट कर, टीचर पीछे से अपनी कॉपी आपकी चेक करना स्टार्ट करेगा, मतलब जब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो टीचर आपकी कॉपी पीछे से देखकर चेक करना स्टार्ट करेगा, और टीचर आपको ये देखेगा कि इस बच्चे को अच्छी तरीके से आता है, चाहे आपकी थोड़ी बहुत गलतियां हो भी, बहुत माइनर, तो वो इग्नोर कर देगा। यही अगर आपकी वो गलतियां बीच बीच में, मतलब आपने 5 कर दिया, उसके बाद 8 कर दिया, ऐसे कर दिया, तो टीचर को ये चीज़ कहीं ना कहीं परेशान कर दी, टीचर इरिटेट होते हैं इन सब चीज़ों से। तो आपको कोशिश करनी है कि आप चीज़ें सीक्वेंस में करें। अब आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन आ रहा होगा, दीदी हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे हमें 3rd के बाद 6th क्वेश्चन ही आता है, तो अब हम क्या करें, 4th और 5th क्वेश्चन का क्या करें, जब आप ये बात कह रहे हो सीक्वेंस में ही करके आने, बिल्कुल सीधा करके आने। तो एक काम करो, अगर आपको 3rd के बाद जस्ट आपको 6th क्वेश्चन ही आता है, तो 4th और 5th क्वेश्चन की स्पेस छोड़ दो। अगर आपको एटलीस्ट इतना तो पता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप 3 या 4 लाइन छोड़ोगे। आपको पता है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि आप 5 लाइन या 6 लाइन के अंदर आपको आ जाएगा। आपको उतना स्पेस छोड़ देना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। अब एक क्वेश्चन ये आएगा कि अगर हमें वो क्वेश्चन आता ही नहीं है और हम उसे स्किप ही करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे स्पेस ही क्यों छोड़ें। टीचर इस बात से भी तो इरिटेट हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, लेकिन एक सीक्वेंसली जो टीचर को वो होता है कि आंसर मिल रहे होते हैं, वो टीचर को एक माइंडली एक इंसान का एक वो होता है, दिमाग होता है, तो वो चाहता है कि उसे एक बिल्कुल स्मूथली चीज़ें मिल जाएं और वो उसे चेक करता चला जाए। अगर आपको 1% बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो उस क्वेश्चन के जो आपने स्पेस छोड़ा उसे छोड़े रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड दूर दूर तक भी कुछ भी याद आता है, तो उस क्वेश्चन के अंदर ज़रूर लिख कर आइएगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर एक टीचर्स को एक रूल मिला हुआ होता है कि एटलीस्ट बच्चे ने कुछ तो लिखा है, तो आपको उसमें 1 मार्क्स तो दे देना चाहिए। ये टीचर्स को एक रूल होता है कि अगर बच्चे ने कुछ तो लिखा है, तो एटलीस्ट आप हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, कुछ भी रिलेटेबल लिखा है तो आपको देना पड़ेगा। ये एक बोर्ड मतलब टीचर्स को ये वो होते हैं, टीचर्स के कुछ रूल्स होते हैं जो उनको मतलब फॉलो करने होते हैं कि आपको नंबर देना तो पड़ेगा ही। या फिर कोई बच्चा एंड पे पास हो रहा होता, 33 मार्क्स पे पास होते हैं तो 100 में से, अगर कोई बच्चा 31 पे आ रहा होता है, तो टीचर इन्हीं चीज़ों पे बच्चों को मार्क्स दे के बच्चों को पास कर देते हैं। तो एक्चुअल में अगर आपको कुछ भी दूर दूर तक याद आ रहा है, तो प्लीज़ उसे लिख कर आओ। नेक्स्ट स्टेप मेरी कहती है कि कोई भी क्वेश्चन मिले, जस्ट एग्जाम्पल, स्पेशली हम यहाँ पे 1 मार्क्स के एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहे, क्योंकि 1 मार्क्स के एमसीक्यूज में आप अगर 1 वर्ड का एक मेन वर्ड भी लिख देंगे तो आपको उसके अंदर मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यहीं पर अगर आपका कोई 4 मार्क्स का या 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आप क्या उसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे? नहीं। कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, 4 मार्क्स का हो, पैराग्राफ फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे पैराग्राफिक फॉर्म में लिख देते हो, तो होता क्या है, टीचर उसे पढ़ता है और टीचर को लगता है कि ये तो मतलब हर टीचर का एक माइंडसेट अलग होता है, उसने अपने अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया होता है और टीचर ने बहुत सारे बच्चे देखे होते हैं। हर टीचर अपने स्कूल में जिसमें वो पढ़ा रहा होता है उसमें वो अलग तरीके से गाइड कर रहा होता है बच्चों को। उसने अपने स्कूल में जस्ट ये बताया हो कि 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको लाइन है तो आपको भर के ही आनी है। अगर उसने ये चीज़ बता रखी है और आपके स्कूल में आपको ये चीज़ें बता रखी हैं कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो 3 लाइन्स ही लिखे, मतलब हर टीचर का एक अलग अलग माइंडसेट होता है जो उसने अपने स्कूल में बच्चों को बातें बता रखी होती हैं। आपको नहीं पता कौन आपकी कॉपी चेक करने वाला, कौन आपका एग्जामिनर होने वाला है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको सामने वाले का माइंडसेट, आप ऑब्वियस सी बात है नहीं पढ़ सकते, आपको नहीं पता आपकी कॉपी किसके हाथ में जाने वाली है, तो कोशिश कीजिए
कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन पॉइंट्स में लिख कर आएँ। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो क्या करें, उसके 3 पॉइंट्स लिख कर आएंगे ना, फर्स्ट पॉइंट, उससे चाहे वो आपका 1 लाइन का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 1.5 का भी हो सकता है, भले क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स को जितना मैक्सिममली, जो 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 5, 6 मार्क्स के होते हैं, उनको अगर आप पॉइंट्स में लिख कर आएंगे तो टीचर्स आपसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएगा। टीचर चाहेगा कि हाँ इस बच्चे को आता है, टीचर को ये चीज़ दिख जाएगी कि ओ इसने इस क्वेश्चन के ऊपर 3 पॉइंट लिखे हैं। और हमेशा हो सके तो कभी वो आई करके इस तरीके से मत लिख कर आना, नंबर डाल के आना बाकायदा 1 2 3, जिससे कि टीचर को लगे ओ इसे 3 पॉइंट्स आते हैं। या फिर वो ऐसे बच्चे करते हैं सर्कल लगा देते हैं, उसके ऊपर एक सर्कल ऐसा करके पॉइंट इस तरीके से लिखते हैं जैसे बुक्स में मेंशन होता है, वो चीज़ भी नहीं करनी। स्पेशली लिख कर आओ कि मैंने 1 पॉइंट पूरा लिखा है, मेरा सेकंड पॉइंट जो था 2 नंबर का पूरा लिखा है। अगर किसी क्वेश्चन में 5 पॉइंट है तो टीचर आपके वो पॉइंट जो गोले गोले आपने बनाए होंगे, जो गोले गोले बच्चे बनाते हैं, वो पढ़ेगा, मतलब गिनेगा नहीं। टीचर देखेगा अगर आपने नंबरिंग डाली हुई कि अच्छा 5 नंबर का क्वेश्चन था, इसने 5 के 5 पॉइंट लिखे हैं, कंप्लीटली आपको 5 मार्क्स मिलने बिल्कुल श्योरिटी है। कोई भी इसमें वो नहीं है कि आपको 5 मार्क्स टीचर देने से कोई आपको रोक सकता है, आपको 5 मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। और यहीं अगर आप चाहें उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर आप 6 लाइनें भी भर के आ जाएं, कुछ टीचर्स उसमें भी आपको 3 मार्क्स से 3.5 नंबर आपको दे सकते हैं, भले आपने अपनी बात पूरी लिखी हो। तो पॉइंट में लिखिए जितना हो सके, टीचर इंप्रेस हो जाता है पॉइंट में लिखने से कि बच्चे को बहुत नॉलेज है। अब इसका मतलब ये नहीं है अगर आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कहेंगे हमने तो पॉइंट में लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी, हम बायो के क्वेश्चंस को कैसे पॉइंट में लिखेंगे। देखो हर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, टीचर चाहता है कि वो आप अपनी उससे सारी की सारी नॉलेज एक्सप्रेस करो। टीचर ये चाहते हैं तो जितनी भी नॉलेज है आप उनको निकाल के मतलब अपने दिमाग में सारी के सारे सामने रख दो। एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने फॉलो करी थी और मेरे 91% मेरे एग्जाम्स के अंदर आए थे। मैं आपके साथ बताती हूँ क्या चीज़ है। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है, आपको स्टार्टिंगली मतलब जैसे कहते हैं ना ABCD, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पता है कि टीचर ने पूछा ये क्या है। मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, किसी टीचर ने कोई डेफिनेशन ही पूछ लिया आपसे और आपको उसके बारे में 1 पॉइंट से ज़्यादा नॉलेज है, तो एक्स्ट्रा लिख कर आ जाओ, नंबर नहीं कटेंगे आपके। लेकिन टीचर ये देखेगा कि अच्छा आपको इतना आता था, आपने इतना लिख दिया। मतलब पहले वो चीज़ लिखो जो टीचर पूछ रहा है, पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करो जो टीचर उस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। उसके बाद जो आपने अब तक पढ़ा है, जो भी आपके दिमाग में है वो लिख दो। आपको हमेशा से कॉपी में काम करते हुए, जो आपकी आंसर शीट है उसमें काम करते हुए ये सोचना है उसकी मतलब टीचर्स के मतलब साइड में रख के अपने दिमाग से ये सोचना है कि जिस टीचर को मैं अपने आंसर्स बताने वाला हूँ उस टीचर को कुछ नहीं आता, तो मतलब आता है, लेकिन आपको अपने माइंडसेट में ये चीज़ रखनी है कि अगर आप ये चीज़ सोचोगे कि मतलब आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि उस टीचर को कुछ भी नहीं आता, तो आप क्या करोगे, एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। जैसे बच्चे को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो कि जैसे बच्चे को ये भी नहीं पता कि बेटा कैट क्या है या फिर बैट क्या है, तो उसे आप बता रहे हो तो देखो इस तरीके से बॉल जो हम फेंकते हैं वो बैट है। जस्ट एग्जाम्पल, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ों एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप कोई भी अगर फॉर्मूला लिखते हो तो आप उसमें बताओगे कि v क्या है, v आपकी वेलोसिटी है, या फिर आप उसके अंदर बताओगे कि आपका h क्या डिनोट कर रहा है। आपको एक एक चीज़ उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके आओ, टीचर इससे खुश हो जाएंगे। जो आपके फॉर्मूलाज भी होते हैं ना फिजिक्स के अंदर, आप उनमें बिल्कुल एरोज लगाकर दिखा करके आओ कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अगर आपने डिस्टेंस से स्मॉल d से डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करा है तो वो टीचर को साइड में लिख करके आओ। टीचर ये देखता है कि बच्चा कितना जानता है, उसने कुछ रटा तो नहीं है, उसे इतनी नॉलेज है। और आप ये नॉलेज आपकी कहीं वेस्ट नहीं होने वाली, जो आपने पढ़ा है, जो आपको खुद को याद है, कम से कम वो तो आप लिख करके आओ। आपको ट्रस्ट में टीचर फुल मार्क्स आपको देगा अगर आप अपनी बातों को रिप्रेजेंट करने का तरीका जान जाओगे। पेपर हर बच्चा करके आने वाला है, हर बच्चा मेहनत करने में लगे हुए हैं, लेकिन इस वीडियो को मेरा बनाने का मेन पर्पस यही है कि मैं आपको बता पाऊँ कि कैसे आपको क्वेश्चन पेपर को एक्चुअल में अटेम्प्ट करना है। और ये आदत आपकी कब होगी, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ पॉइंट्स में लिखने की, आपको रिवाइज करने का टाइम, और हाँ अपनी हैंडराइटिंग को आपको बहुत अच्छा रखना है। ये सब चीज़ें आपको, ये सब चीज़ें कब मतलब अच्छे से ध्यान में कब आएंगी, जब आप इस चीज़ों की घर पे प्रैक्टिस करेंगे। आप घर पे प्रैक्टिस कब करेंगे, जब आपका सिलेबस कंप्लीट खुद से हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट मेरे पास आए थे कि मैम हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारे 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप हमें बता दीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी आपके लिए वो सब क्वेश्चंस लेकर के आऊं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई और टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उसे मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूं। साक्षी बायो मेरा अकाउंट है, आप चाहे तो मेरा भी अकाउंट फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, इन सारी टिप्स को फॉलो कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा आप मेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम बातों को
फॉलो कर पाओ। और अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं आपका रात को आप कैसे किस तरीके से पढ़ें या फिर आप मॉर्निंग में किस तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है, अगर आप चाहते हैं ये भी मेरा एक टॉपिक हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने एग्जाम से रिलेटेड, कमेंट। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, एग्जाम्स आपके पास आ रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।